दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख किसान विद्रोहों के बारे में। अलग अलग समय काल में भारत में कई किसान विद्रोह हुए और अधिकांश जो किसान विद्रोह हुए हैं वो कहीं ना कहीं शोषण के खिलाफ है। और वो शोषण है किसका? जमींदारों का शोषण हो, या जो सूद पर पैसा देते थे उनका शोषण हो, या फिर अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण हो। तो ये शोषण के खिलाफ विद्रोह किए गए थे। इससे पहले हमने जनजातीय विद्रोह को समझा था, उसके स्वरूप को समझा था। उससे पहले जो आम जन का विद्रोह था उसको हमने समझा था। तो आइए आज समझते हैं भारत के प्रमुख किसान विद्रोहों को। देखिए, सबसे पहले अगर किसान विद्रोह की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण किसान विद्रोह है और जिससे सवाल पूछे जाते हैं वह है नील विद्रोह। बहुत फेमस विद्रोह है और इससे सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो नील विद्रोह कब से कब तक हुआ? सबसे पहले ये देखिए आप, नील विद्रोह का समय काल है 1859 से 1860 ईस्वी। ये सवाल पूछा गया है कई बार। कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था वह बंगाल में हुआ था। बंगाल के किस क्षेत्र में? तो नादिया जिला, गोविंदपुर गांव। देखिए गांव का नाम भी ध्यान रखेंगे, गोविंदपुर गांव, नादिया जिला के गोविंदपुर गांव में नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह क्यों हुआ था इसको आप समझ लीजिए। इसका जो मूल कारण था वो यह था कि जो किसान थे बंगाल के, इस क्षेत्र के जो किसान थे, उस पर अंग्रेजों द्वारा यह दबाव बनाया जाता था कि आप चावल की खेती या अन्य जो फसल जो खाद्य फसल है उसका उत्पादन न करके उसी खेत में आप नील की खेती करें। नील का उपयोग क्या था? तो नील का उपयोग जो है वह कपड़ा के रंगाई में होता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो भारत आगमन हुआ वह एक व्यापारिक दृष्टिकोण से हुआ था। फिर औद्योगिक क्रांति हो गई वहां पर, यानी कि ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में। तो जब उद्योग स्थापित हुए, जब कपड़ा का उद्योग स्थापित हुआ तो कच्चा माल के रूप में नील की आवश्यकता होने लगी। और नील की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, चूंकि वो औद्योगिक राष्ट्र हो चुका था और वहां पर उद्योग की स्थापना हो रही थी, तो भारतीय भूमि का उपयोग जो है वह कच्चे माल के लिए किया जा रहा था। तो कच्चे माल के रूप में नील का उत्पादन करना आवश्यक था। इसीलिए इस क्षेत्र में यहाँ के किसानों को जमींदारों के माध्यम से यह दबाव बनाया जाता था कि आप अपने ही जमीन पर नील का खेती करें। और वो नील जो है फिर क्या होता था? अंग्रेजों को दिया जाता था और अंग्रेज जो है अपने देश ले जाकर क्या करते थे? तो कपड़ा के उद्योग में उसका उपयोग करते थे। तो ये कारण रहा था। इससे समस्या क्या उत्पन्न हुई? तो अब अगर किसान अपने खेत में नील की खेती करेंगे और खाद्य फसलों की खेती नहीं करेंगे तो एक तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा उसके सामने। वो भोजन क्या करेंगे? यदि चावल नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, दाल नहीं होगा तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा उनके सामने। और खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा तो क्या होगा? एक आपदा की स्थिति आ जाएगी, भूखे लोग मरने लगेंगे, भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। तो ये समस्या लोगों के सामने उत्पन्न हो रहा था। अब देखिए, चावल की खेती के स्थान पर नील उत्पादन का दबाव दिया जा रहा था किसानों को कि नील का उत्पादन कीजिए, चावल की खेती नहीं करेंगे आप। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? विद्रोह का नेतृत्व का दो व्यक्ति हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे नील विद्रोह का। ठीक है, अब देखिए इस विद्रोह की खासियत क्या थी? तो खासियत यह थी कि समाज के लगभग सभी वर्ग इस विद्रोह में शामिल थे, यानी कि यह व्यवस्था के विरोध में थे, नील उत्पादन के विरोध में थे। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। समाज के जो अन्य वर्ग थे वो एक साथ विद्रोह कर रहे थे। तो इस तरह के ये एक खासियत, आप विशेषता कह सकते हैं नील विद्रोह का था। यह भारतीय किसानों का एक सफल विद्रोह था। एक सफल विद्रोह क्यों कह रहे हैं हम? सफल विद्रोह क्यों था? क्योंकि बंगाल में जो है बाद में कई नील कारखाने बंद कर दिए गए। बाद में जो ये दबाव पड़ा इस नील विद्रोह का, तो कई जो नील फैक्ट्रीज थी उसको बंद करना पड़ा। तो यह सफल विद्रोह में गिना जाता है इसको। अब देखिए इसकी जो चर्चा है, नील विद्रोह की जो चर्चा है, वह दीनबंधु मित्र के एक नाटक नील दर्पण में विस्तार से किया गया है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि नील दर्पण का विषय क्या रहा है? तो यह एक नाटक था वास्तव में। इस नाटक का जो विषय है वो है नील विद्रोह। तो नील विद्रोह, और इसमें नील विद्रोह इसकी जो पृष्ठभूमि थी, किस तरह से जो है किसानों का शोषण हो रहा था, उस पूरे चीज को इसमें एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है नील दर्पण में। तो इस पुस्तक का नाम और लेखक का नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ इस आंदोलन का जो सहयोग कर रहे थे, जो सहयोग दे रहे थे इस आंदोलन में, उसमें कई अखबार भी महत्वपूर्ण थे। तो अखबार में हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा जो अखबार था हिंदू पैट्रियट, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा अखबार जो है वह नील विद्रोह को सपोर्ट कर रहा था। तो हिंदू पैट्रियट नाम का जो अखबार था हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादन में, तो यह जो है यह नील विद्रोह का समर्थन कर रहा था। अब आगे देखिए,
नील समस्या पर, ये जो समस्या था उस पर 1860 ईस्वी में एक जांच आयोग बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और उसका नाम था नील आयोग। तो एक महत्वपूर्ण है यह भी, और इसी के साथ जो है नील विद्रोह का समापन होता है, नील आयोग की स्थापना के साथ ही, क्योंकि इसमें फिर जांच शुरू हो जाती है। तो यह नील विद्रोह था। अब अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है आपके सामने पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह मुख्य रूप से बंगाल के पावना क्षेत्र में हुआ। पावना जगह का नाम है, क्षेत्र है, यह बंगाल का क्षेत्र था, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो बंगाल में पावना क्षेत्र में विद्रोह हुआ। यह क्यों हुआ पावना विद्रोह? तो यह महत्वपूर्ण है जानना। ये वास्तव में जो जमींदार थे उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था ऋण देकर, और अधिक ब्याज लेने की जो परंपरा समाज में शुरू हो गई थी, जो सूदखोर लोग थे उनके खिलाफ था ये विद्रोह। तो जमींदारों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ यह विद्रोह था। और यह जो विद्रोह था, पावना के जो लोग थे ये सिर्फ जमींदार और इस तरह की शोषणकारी नीति के खिलाफ थे, न कि अंग्रेजों के खिलाफ थे, क्योंकि अंग्रेजों के समर्थन में इनका नारा था, जो आगे आप देखेंगे। ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। अब देखिए, जमींदारों के शोषणकारी नीति के विरुद्ध थे ये। 1873 ईस्वी में, 1873, देखिए इसका समय काल मैंने लिख दिया, 1873 से 1876, समय काल एकदम याद रखना है आपको। 1873 ईस्वी में पावना के यूसुफ शाही जिले में किसान सभा का गठन किया गया। इसका विरोध करने के लिए पावना में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को एक ऑर्गेनाइज रूप देने के लिए, एक संगठित रूप देने के लिए यूसुफ शाही जिले में क्या किया गया, एक किसान सभा गठित कर दिया गया। और किसान सभा जो गठित किया गया, इस किसान सभा में यह तय किया गया कि हम अब कर नहीं देंगे, जमींदारों को जो टैक्स देते थे हम टैक्स नहीं देंगे, हम ऋण का ब्याज नहीं देंगे। इस तरह के कई निर्णय लिए गए किसान सभा में। ठीक है। अब देखिए, ये विद्रोही अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, महत्वपूर्ण है ये, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, मैंने पहले ही कहा, अंग्रेजों के समर्थन में थे। ये क्या कहते थे, देखिए, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इनका ये नारा था कि हम सिर्फ महारानी और महारानी के ही रैयत होना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजों की जो गुलामी है, जो औपनिवेशिक व्यवस्था है, वो पसंद था इनको, लेकिन जो स्थानीय शोषण था उसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, उसके खिलाफ थे ये। इसके मुख्य नेता कौन थे? मुख्य नेता देखिए, एक ईशान चंद्र राय, और दूसरा केशव चंद्र राय, और तीसरा शंभुनाथ पाल। ये तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण नेतृत्व दे रहे थे, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। इसके अलावे भी कई समर्थन था इनको बाहर से, इस आंदोलन को, इस पावना विद्रोह को। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का समर्थन था, आरसी दत्त का समर्थन था, साथ ही साथ इंडियन एसोसिएशन, आगे हम चर्चा करेंगे सभी संगठनों के बारे में, तो इंडियन एसोसिएशन का चर्चा करेंगे, तो उसमें हम फिर देखेंगे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ से जुड़ेंगे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तरीके जो लोग थे उस समय, उनका भी जो है समर्थन इस विद्रोह को प्राप्त था, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो ये सब जो है समर्थन कर रहे थे पावना विद्रोह का। तो अभी हमने दो विद्रोह समझा है, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। अब आइए आगे, अगला है दक्कन विद्रोह। देखिए, दक्कन विद्रोह जो है वो दक्कन के किस भाग में हुआ था? तो ये पुणे और अहमदनगर, पुणे का क्षेत्र और अहमदनगर का जो कि दक्कन का मुख्य एरिया है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। यह भी एक किसान विद्रोह था। कब हुआ? समय काल देखिए, 1874 से लेकर 75 का जो समय है, 74-75, उस समय काल में दक्कन में किसानों ने विद्रोह किया था। क्यों किया था? तो दक्कन यानी कि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, वहां पर जो भू व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, वह भू व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। हमने समझा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, इसको विस्तार से हम अलग से आपको करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जो दक्षिण का क्षेत्र था वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। यह कर प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें रैयतों का शोषण हो रहा था। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो किसान थे, जो रैयत थे, उसने विद्रोह किया था। यह केवल रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि साहूकारों के खिलाफ भी था। साहूकारों के खिलाफ क्यों था? क्योंकि रैयतों को जो टैक्स देना पड़ता था, अंग्रेजों को जो पैसा देना पड़ता था, वह पैसा उनके पास अगर नहीं होता था तो वह साहूकार से ऋण के रूप में प्राप्त करते थे, और उस ऋण पर उसे अधिक से अधिक ब्याज साहूकारों को देना पड़ता था। यानी कि साहूकारों द्वारा भी किसानों का शोषण किया जाता था। तो कुल मिलाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ और साथ ही साथ साहूकारों के खिलाफ भी दक्कन विद्रोह हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। अब देखिए, इसका परिणाम यह निकला कि 1879 ईस्वी में 79 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया गया। एक एक्ट बनाया गया, दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया गया, और इसके द्वारा जो है किसानों को इन सब चीजों से बचाने का, यानी कि शोषण से बचाने का एक प्रयास किया गया। हालांकि बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन दक्कन विद्रोह का जो परिणाम है वह यही अधिनियम रहा है।
अब आइए अगला, अगला है पागलपंथी विद्रोह। यह भी महत्वपूर्ण है। पागलपंथी वास्तव में एक संप्रदाय था जिसके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। हालांकि इसका जो नेचर था वह भी किसान वाला विद्रोह ही था, ये कृषक विद्रोह था, इसीलिए मैंने इसमें शामिल किया है। इसका समय काल देखिए, ये 1825 से 1850 का जो समय काल है उसमें छिटफुट यह विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरी बंगाल का जो क्षेत्र है, बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें यह विद्रोह हुआ था। एक खास संप्रदाय, पागलपंथी संप्रदाय के द्वारा हुआ था, इसलिए इसको धार्मिक प्रवृत्ति का भी माना जाता है। हालांकि यह मुख्य रूप से जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह था। इसका जो नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व याद रखेंगे आप लोग, करम शाह और उसका पुत्र टीपू शाह। इसको ध्यान रखेंगे, पहले करम शाह और बाद में जो धार्मिक रूप दिया वह टीपू शाह ने दिया था। तो करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह 1825 से 50 में संपन्न हुआ। अब देखिए, आइए अगला बहुत महत्वपूर्ण है, मोपला विद्रोह पूछा जाता है। ये 2 चरण में हुआ है। देखिए, एक 1836 में जो प्रारंभिक चरण है और दूसरा हुआ है 1921 ईस्वी में। ये वो समय है जब खिलाफत आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन का समय था ये। तो उसी समय में ये विद्रोह हुआ था मोपलाओं का। मोपला जो है ये मालाबार तट और केरल, खासकर केरल वाला जो एरिया है, मालाबार का जो तट है, केरल वाले एरिया का एक समझिए कि कृषक समुदाय था मोपला। ये वास्तव में कौन थे? तो ये जो थे ये एक धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुसलमान थे। ये कौन थे? तो धर्मांतरित, धर्म परिवर्तन इनका कराया गया था। ये अरबी और मलयाली मुसलमान थे। और ये जो किसान थे ये किसके खिलाफ थे? ये वास्तव में किसके खिलाफ थे? तो ये वास्तव में जो हिंदू जमींदार थे उनके खिलाफ थे। तो बाद में इसका जो है चरित्र धार्मिक भी हो गया। जब हम लोग दूसरा चरण देखेंगे 1921 में, तो इसका कुछ चरित्र धार्मिक भी हो गया था, क्योंकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था। लेकिन मुख्य रूप से यह जो है वो एक क्या था? तो यह एक जमींदारों के खिलाफ और महाजन के खिलाफ विद्रोह था। जमींदारों के खिलाफ और महाजन के खिलाफ क्यों था? तो वही लगान बढ़ा देने की वजह से जो नहीं दे पाते थे ये मुसलमान, मलयाली और धर्मांतरित अरबी मुसलमान, चूंकि इस्लाम धर्म को मानते थे इसीलिए इसको धार्मिक रूप दिया जाता है। लेकिन मूल रूप से ये किसान थे और गरीब तबके के किसान थे। तो ये जो टैक्स नहीं दे पाते थे तो इन लोगों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था हिंदू जमींदार और महाजनों के खिलाफ। इसका जो दूसरा चरण शुरू होता है उसमें नेतृत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण जो 1921 है उसमें नेतृत्व कर रहे थे मुदलियार। मुदलियार का नेतृत्व था। मुदलियार वास्तव में एक खिलाफत नेता थे। खिलाफत आंदोलन जब करेंगे तो इनका जिक्र करेंगे हम लोग। अलग अलग क्षेत्र में जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था तो दक्कन में मुदलियार कर रहे थे। तो इस विद्रोह का भी नेतृत्व, मोपला विद्रोह का भी नेतृत्व दूसरे चरण में 1921 के समय में मुदलियार ने ही किया था। और इनका जो टारगेट था वो क्या था? तो जमींदार और अंग्रेज दोनों के विरुद्ध थे। क्योंकि ये जो समय काल है आप देखिए 1921, ये खिलाफत का समय काल है, असहयोग आंदोलन का समय काल है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का समय काल है। इसीलिए सिर्फ जमींदार नहीं बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध भी जो है यह विद्रोह था द्वितीय चरण में। 1921 में खिलाफत नेता शौकत अली, देखिए नेतृत्व तो मुदलियार का था लेकिन सहयोग कहां से प्राप्त हो रहा था? शौकत अली ये खिलाफत नेता थे। गांधी जी मुख्य खिलाफत नेता थे। उसके बाद मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 3 जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नेता थे जो कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे एक तरफ। तो इन लोगों ने भी मोपला विद्रोह का क्या किया था? समर्थन किया था। अंग्रेज ने दबाने के लिए सैनिक शासन की घोषणा कर दी थी। यह विद्रोह इतना उग्र हो गया था कि अंग्रेजों को अंतिम में जो है वहां पर क्या करना पड़ा? मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ये जो क्षेत्र था मालाबार का और केरल का जो एरिया था वहां पर क्या किया? सैनिक शासन लगा दिया गया ताकि इन किसानों को, इस विद्रोह को दबाया जा सके। अब अगला है किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन हम लोग बहुत सारा किसान सभा समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जब अखिल भारतीय किसान सभा समझेंगे, आज ही समझेंगे इसको आगे। तो अभी फिलहाल देखिए किसान सभा आंदोलन कहाँ हुआ, ये इसका नेचर को आप समझिए। ये जो किसान सभा आंदोलन था ये वास्तव में आपका 20वीं सदी का आंदोलन था। यह इसमें भी आप देखिए 1921 वाला जो द्वितीय चरण है वो 20वीं सदी का आंदोलन है। यह भी 20वीं सदी का आंदोलन था। तो 20वीं सदी का आंदोलन था और इसका जो मुख्य क्षेत्र था वह अवध था। अवध यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। और इसको जो शुरू करने वाले लोग थे वो कौन लोग थे? वो लोग थे होम रूल लीग के जो नेता थे, जो होम रूल लीग को लीड कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में। तो अवध क्षेत्र में जो लीड कर रहे थे होम रूल को, उसी के नेता थे जिन्होंने कि किसान सभा आंदोलन शुरू किया था। तो मुख्य रूप से 1918 ईस्वी में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। देखिए मैंने यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वर्ष महत्वपूर्ण है। 1918 ईस्वी में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। और इस किसान सभा के द्वारा अलग अलग जो शोषण की जो नीति थी उसके खिलाफ ये लोग आगे आए थे। और 1919 में इसी सभा के द्वारा नाई धोबी बंद
सामाजिक बहिष्कार किया गया था, यानी कि नाई धोबी जो थे वो मिलकर और जो सामाजिक कुव्यवस्था थी, जो शोषणकारी नीति थी, उसके खिलाफ जो है एक बहिष्कार आंदोलन शुरू किया था। बाद में देखिए बाबा रामचंद्र ने 1920 ईस्वी में क्या किया, 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना कर दी। तो अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किसने किया, बाबा रामचंद्र ने। जबकि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। सबका उद्देश्य एक ही था। इसका जो मुख्य केंद्र था, इसका मुख्य केंद्र क्या रहा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश रहा, और इसका जो है एक रूर गांव जो था प्रतापगढ़ का, ये महत्वपूर्ण गांव था जो इस विद्रोह का केंद्र बिंदु था। आइए अब आगे देखते हैं। अब है एका आंदोलन। देखिए एका आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। इसका समय काल क्या है, 1921 और 22 का जो समय है। देखिए 20 से 22 क्या है, 20 से 22 जो है ये भारत में असहयोग आंदोलन का समय है। इसी आंदोलन के समानांतर ये आंदोलन एका आंदोलन चलाया जा रहा था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, मूल उद्देश्य यह था कि किसानों की जोत की जो भूमि है उस पर दखल काबिज हो। दखल काबिज होने का मतलब क्या है कि किसान अभी तक जो थे वो जमींदार नहीं थे, यानी कि जमीन के मालिक नहीं थे, वो जो है एक मजदूर की तरह काम करते थे। तो किसानों का यह था कि जो जोत भूमि मैं जोतता हूं उस पर मुझे दखल होना चाहिए, दखल काबिज करवाइए मुझे। तो इस तरह का ये विद्रोह था, इस तरह का एक आंदोलन था, एक आंदोलन। नेतृत्व किसने किया था, महत्वपूर्ण है, मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। मदारी पासी एक निचली जाति से आते थे और इसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला है बारदौली सत्याग्रह। यह बहुत महत्वपूर्ण है सत्याग्रह। 1928 ईस्वी में यह सत्याग्रह हुआ था, और यह कहाँ हुआ था, तो सूरत, गुजरात में। सूरत का जो क्षेत्र था वहां पर यह हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था, यह किसानों का विद्रोह था। यह लगान वृद्धि के खिलाफ था, लगान वृद्धि के खिलाफ था। और किसके द्वारा किया गया था, कुनबी पटीदार और कालीपराज के द्वारा। कुनबी पटीदार जो थे ये उच्च वर्ग के किसान थे, और कालीपराज जो थे वो निम्न वर्ग के, और कह सकते हैं कि आप ये अश्वेत प्रकार के जो है किसान थे। तो ये, लेकिन इसमें दोनों लोग शामिल थे, कुनबी पटीदार भी शामिल थे और कालीपराज भी शामिल थे लगान वृद्धि के खिलाफ। लगान वृद्धि क्यों, लगान वृद्धि का मतलब यहाँ पर यह था कि कपास का जो निर्यात होता था, इस क्षेत्र से कपास निर्यात करके दूसरे देश जाते थे, तो वो निर्यात बंद हो गया था लगभग, या यूं कहिए कि निर्यात कम हो गया था। निर्यात कम होने से क्या हुआ, जो उत्पादक थे उनका सामान बिक नहीं रहा था। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, जो पुराना टैक्स था 30% का, वह लगातार इम्पोज की हुई थी। तो इसी के विरोध में यह था। शुरुआती जो नेतृत्व मिला इसको, इस सत्याग्रह को, वह मिला कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता, ये दोनों को मेहता बंधु कहा जाता है। तो मेहता बंधु तथा दयालजी देसाई के द्वारा, ये 1922 का समय काल है। शुरुआती जो इस सत्याग्रह को मिला था नेतृत्व, ये यही थे, मेहता बंधु और दयालजी देसाई के द्वारा। बाद में फरवरी 1928 ईस्वी में क्या होता है कि वल्लभ भाई पटेल का एंट्री होता है, और इनके नेतृत्व में साथ ही साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो संगठन था, भारत में एक महत्वपूर्ण संगठन था, उसका भी जो सहयोग था इसको प्राप्त हुआ था, इस सत्याग्रह को। लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने एक आयोग बनाया था जांच के लिए, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में। तो उसका जो रिपोर्ट था उसमें जो कहा गया था लगान, बाद में उस पर भी एक न्यायिक अधिकारी के द्वारा जांच कराया गया कि इसने जो रिपोर्ट दिया वह सही है कि नहीं है। तो बाद में यह पाया गया कि यह रिपोर्ट में भी गड़बड़ी था, और बाद में यह कहा गया कि 30% का जो लगान है ये बहुत अधिक है, इसलिए इसको घटाकर 6.03% किया गया, यानी कि 6.03% किया गया। यानी कि बारदौली सत्याग्रह जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ बाद में 1928 में, वह एक सफल विद्रोह रहा। और यहाँ की जो महिलाएं थी बारदौली की, उन्होंने पटेल को क्या किया, सरदार की उपाधि दे डाली। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दिया था, तो उत्तर होगा आपका बारदौली की महिलाओं ने दिया था। तो लगान घटाया गया कितना से कितना परसेंट, ये भी ध्यान रखेंगे। किसने शुरुआती नेतृत्व दिया ये भी ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा किया गया, कुनबी पटीदार और कालीपराज के द्वारा। क्षेत्र याद रखेंगे। अब आइए अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 में इसकी स्थापना होती है। महत्वपूर्ण है यह कई जो क्षेत्रीय किसान सभा था उन सभी को मिलाकर इसको बनाया गया था। जैसे 1936 ईस्वी में इसको बनाया गया था, बिहार किसान सभा को मिलाया गया, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, साथ ही साथ किसान संघ जो था, इन तीनों को मिला दिया गया और मिलाकर क्या बनाया गया, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में।
अब देखिए इसका जो पहला सम्मेलन हुआ, पहला बैठक जो हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का, वह हुआ अप्रैल 1936 ईस्वी में, और कहाँ हुआ? लखनऊ में। ये सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के? तो अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव कौन थे, यह भी पूछा जाता है। तो महासचिव थे प्रोफेसर NG रंगा। ये दोनों व्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो NG रंगा भी और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष के रूप में और महासचिव के रूप में प्रोफेसर NG रंगा। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को जो है वह किसान दिवस के रूप में क्या किया गया? मनाने का निर्णय लिया गया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अब ये एक अंतिम और महत्वपूर्ण जो आंदोलन है, ये अंतिम है। हम अब जो भारत में विद्रोह और आंदोलन कर रहे हैं, ये अब समाप्त होने की ओर है। हमने 3 चरणों में किया है। पहला जो हमारा था पाठ, वो तो आपने समझा ही, जन विद्रोह। दूसरा हमने आदिवासियों का, और तीसरा किसानों का विद्रोह कर रहे हैं। तो इसका ये आखिरी है, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन देखिए, तेभागा आंदोलन जो है यह 1946 ईस्वी में हुआ था। एकदम देखिए आजादी के समय का ये समय काल है। कहाँ हुआ था? यह बंगाल में हुआ था, तेभागा आंदोलन। यह भी एक किसान आंदोलन था। बंगाल में एक भू राजस्व आयोग बना था, बंगाल भू राजस्व आयोग। ठीक है, इसको फ्लाउड कमीशन भी कहा गया है, फ्लाउड के नेतृत्व में था इसीलिए। तो बंगाल भू राजस्व आयोग या फ्लाउड आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था, जो सिफारिश दी थी, उसमें कहा था कि तेभागा यानी कि 1/3 भाग जो है वो टैक्स लगाया जाए। इससे पहले भूमि कर जो था बंगाल में वो कितना था? 1/2 था, यानी कि आधा था। इसको कहा गया कि 1/3 टैक्स लगाया जाए। ये फ्लाउड आयोग का एक सिफारिश था। इसी को लागू करवाने के लिए यह विद्रोह था। यह जो आंदोलन था, यह वास्तव में फ्लाउड आयोग का जो सिफारिश थी कि 1/3 भाग ही कर लिया जाए, लगान लिया जाए, इसी को लागू करवाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इसका नेता कौन था? इसके नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। ये 2 व्यक्ति थे महत्वपूर्ण, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। इन दोनों ने ही क्या किया था? तेभागा आंदोलन को गति दी थी। और इस आंदोलन का जो नारा था वो क्या था? तिभागा चाई। तिभागा चाई का मतलब क्या हुआ कि 2/3 हमें चाहिए। किसको? किसानों को चाहिए। 1/3 आप लीजिए, ये इसका नारा था। साथ ही साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया था तेभागा आंदोलन में। बाद में आजादी के बाद 1949 ईस्वी में क्या हुआ? शेयर क्रॉपर एक्ट लाया गया भारत सरकार के द्वारा, और बाद में किसानों की जो भी मांगे थी वह लगभग मान ली गई। तो तेभागा आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है 1949 ईस्वी में। इस तरह से हमारा यह जो विद्रोह वाला चैप्टर है यह यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देखते रहिए हाइप क्लासेस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।